अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं वर्ड टू वर्ड लर्निंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में अगर आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ लिया तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं मुश्किल, हलवा है आपके लिए, बहुत आसान है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हलवा कहते हैं कोई चीज़ बहुत आसान हो गई हो, ठीक है उसको, क्योंकि हलवा बनाना बहुत आसान होता है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड, वो कहता है कि आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर, आपके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन ये थी, क्या थी, कि कंट्रोल करना अमाउंट ऑफ वाटर को और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को, ठीक है, ब्लड के अंदर, यही थी ना ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये वही बात उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है। अगली बात वो कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि नेफ्रॉन्स की जो पीसीटी थी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थी, उनके अंदर क्या काम होता था, आपको याद है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपके 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड्स, मोस्ट ऑफ द वाटर, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती थी। पीसीटी में हमने डिटेल में पढ़ा था, अगर आपने मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये आपको याद आ गया होगा। देखिए, हमने कहा था लार्ज अमाउंट में वाटर, 100% ग्लूकोज, सारा अमाइनो एसिड्स और ज़्यादातर साल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपके पीसीटी से रीअब्जॉर्ब होती हैं, मतलब ब्लड में जाती हैं। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी यही होता है, चीज़ों का ब्लड में जाना, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी यही है, ब्लड में जाना। ठीक, तो ये देखें, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स में आपका ग्लूकोज आ जाता है, आपका अमाइनो एसिड्स आ जाता है, आपके साल्ट आ जाते हैं। सही हो गया? तो उसने इतनी सारी चीज़ें लिखने की बजाय न्यूट्रिएंट्स लिख दिया। तीसरी वो बात कर रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका ब्लड को फिल्टर करता है और फिर यूरिन बनाता है। आप मुझे बताएं, किडनीज में, याद है आपको, छोटे छोटे किडनी ने वर्कर्स रखे हुए हैं, नेफ्रॉन्स, जो किडनी के लिए काम करते हैं और यूरिन बनाते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा नेफ्रॉन, यही तो सारा काम कर रहा है, यही तो यूरिन बना रहा है ब्लड को फिल्टर करके। ब्लड को फिल्टर किया जाता है और ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको यूरिन की सूरत में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये मेरा नेफ्रॉन काम कर रहा है। ठीक है, वो कहते हैं नेफ्रॉन के अंदर भी कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्लड को फिल्टर करता है? याद है आपको, नेफ्रॉन के अंदर खास तौर पर यही तो स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस, जो ब्लड को फिल्टर करता है। तो वही बात उसने लिखी है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अच्छा, वो कहता है नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे, अब वो नेफ्रॉन की आगे बातें शुरू कर दी उसने, नेफ्रॉन के बारे में बताएं कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब मेरे ग्लूकोज, जो मैंने खाना खाया है, न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं ना जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से आपने चीज़ें ली हैं। याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से आप जो खाना खाते हो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट, तो वो सारी चीज़ें आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होती हैं। कहाँ पर लिखा है? एक एक चीज़ बुक से देखिए, सारा लिखा हुआ है, ये सारा उन्होंने यही बात लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि आप ये बताएं कि कौन सा प्रोसेस है नेफ्रॉन में विच इन्वॉल्व द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जिसमें हम एनर्जी इस्तेमाल करके चीज़ों को ब्लड से नेफ्रॉन में डालते हैं। याद है आपको, सिक्रीशन का प्रोसेस था। सिक्रीशन के प्रोसेस में हमने ये काम किया था, ट्यूबुलर सिक्रीशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से चीज़ों को हमने ब्लड से नेफ्रॉन में डाला था। इस प्रोसेस को हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा था। तो वही बात वो पूछने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वो कहता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिल्ट्रेट में नहीं मौजूद होती जब फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में एंटर करता है? ब्लड सेल्स, क्योंकि आपको पता है ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये आपके उसमें से, आपकी जो ग्लोमेरुलस है, ये जो ग्लोमेरुलस की थोड़ी थोड़ी जगह हैं, इन जगहों में से पास नहीं कर पाते। ये बात उसने साइड बॉक्स में लिखी थी, उसने साइड बॉक्स को ही बता दिया कि ब्लड सेल्स और जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी ग्लोमेरुलस से पास नहीं कर सकते। और जब वो ग्लोमेरुलस से पास नहीं करेंगे, ग्लोमेरुलस से नहीं वो जाएंगे, तो वो बोमेन कैप्सूल तक कैसे पहुँचेंगे? ठीक हो गया। तो ये बात उसने लिखी हुई है। अब वो कहता है कि कौन सा प्रोसीजर है जिसमें, अच्छा, कौन सा प्रोसीजर है जिसमें एक मशीन को इस्तेमाल किया जाता है और ब्लड आपका सारा पूरी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, फिर हम ब्लड को साफ़ करते हैं। तो हीमोडायलिसिस में, याद है आपको, हमने यही काम किया था। आपका ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकला था और मशीन में गया था, और उस मशीन में आपका खून साफ़ हुआ था, साफ़ होकर वापस आ गया था। तो हीमोडायलिसिस। ठीक है, अच्छा, पेरिटोनियल में तो वो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है, ये देखें, बाहर नहीं निकलता। ये बात इंपॉर्टेंट है इन दोनों में। ठीक है, अच्छा, वो कहते हैं कि प्राइमरी पर्पस क्या है हीमोडायलिसिस का, मकसद क्या है? मैं क्यों अपना इतना सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकाल के बाहर एक मशीन में भेज रही हूँ? मकसद क्या है? ये किन पेशेंट्स के अंदर किया जाता है? जिन पेशेंट्स की किडनी फेल हो जाती है, उसी का ट्रीटमेंट है ना। तो किडनी जब फेल हो जाएगी, किडनी ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको नहीं निकाल पाएगी, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से
फ़िल्टर करने के लिए, अलग करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। सही हो गया। पेरिटोनियल डायलिसिस में वो कहता है कौन सी चीज़, देखो उसने हर टॉपिक में से एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो एक एक टॉपिक आपको आना चाहिए, कोई टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। बस एक बार बेशक आप मेरे लेक्चर सुन लें, लेक्चर लेके कॉन्सेप्ट ले लें, तो आपको एमसीक्यू तो आराम से इंशाल्लाह आपके सॉल्व हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बता कॉन्सेप्ट लेके फिर आप उनको याद करें थोड़ा सा खुद टाइम लगा के। ठीक है। अच्छा, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, विच एक्ट एज फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, कौन सी चीज़ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही है, मुझे बताएं। पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसमें कौन सी चीज़ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, आपकी पेरिटोनियम ही तो है। सही हो गया। ये देखें, यही आपकी जो पेरिटोनियम है, ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये जो आपकी यहाँ पे पेरिटोनियम है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, वही तो ये काम कर रही है फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पर कि उसमें से चीज़ें फ़िल्टर हो रही हैं। सही हो गया। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। सही हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। वो कहता है कि मेन पार्ट्स यूरिनरी सिस्टम के बता दें। आपको पता है कौन कौन से पार्ट हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के, कोई मुश्किल है, सबके नाम लिख देने हैं। कौन कौन से यहाँ से, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूनि ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये जैसे कि इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज वाले नहीं आते, ये आपको 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर दे के अंदाज़ा हो गया होगा, तो इसलिए आपने चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, कभी सिर्फ खाली ये वाले नहीं करने, इससे बंदा पास होना भी मुश्किल हो जाता है बाज़-औक़ात तो। ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि किडनीज कैसे आपकी ब्लड की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती हैं। किडनीज दो काम करती हैं, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती हैं जिसके ज़रिए से उसने ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना है, और दूसरा प्रेशर फिल्ट्रेशन। इस लेवल पे जो प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ था ना, ये वाला प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के ज़रिए से, और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से किडनीज़ ने क्या करना है, आपके ब्लड की कंपोजिशन मेंटेन रखनी है। जो ब्लड के अंदर जितना पानी उतना रहे, जितना ब्लड के अंदर साल्ट है उतना रहे, ये काम। ठीक है। तो इसके ये आपने लिख देना है बाय ऑस्मो रेगुलेशन एंड बाय प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन कर दें आप, और प्रेशर फिल्ट्रेशन को भी साथ में डिफाइन कर दें, क्योंकि इतना शॉर्ट क्वेश्चन, इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना, अगरचे शॉर्ट है लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं लिखना। ठीक है। मेजर पार्ट्स अपने फ्रोन के बता दें। वो कह रहा है मेजर पार्ट्स नेफ्रॉन के आपको पता है दो हैं, क्या क्या, दो पार्ट्स, रीनल कॉर्पुसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। लेकिन आपने फिर सारा ये भी लिखना है कि रीनल कॉर्पुसल के मजीद दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, और रीनल ट्यूब्यूल के मजीद पार्ट्स हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये मैंने आपको टॉपिक में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये देख लेना आपने, लेकिन इसमें ये आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि आप ये बता दें कि कौन सा मटेरियल डाइट में लेंगे तो हमें किडनी स्टोन हो जाएंगे, ताकि हम वो ना लें। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी क्या है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ये देखें, कौन सा मटेरियल आप डाइट में लेंगे तो आपको किडनी स्टोन हो जाएंगे। तो अगर आप डाइट में ये ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं, फैट्स ज़्यादा लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं ये, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी और डी ले रहे हैं डाइट में, और रिड्यूस्ड वाटर इनटेक कर रहे हैं, और अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डाइट में लेते हैं। सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी, जो मैंने आपको अभी ब्लैक से अंडरलाइन कर दी हैं, ये वाली चीज़ें, ये चीज़ आप ले रहे हैं डाइट में, वाटर इनटेक कम ले रहे हैं, ये नहीं लिखना आपने, क्यों, क्योंकि डाइट में थोड़ा आप यूरिक एसिड ले रहे हैं। ठीक हो गया। या यूटीआई भी नहीं लिखना। डाइट में जो चीज़ें ले रहे हैं जो आपके खाने में मौजूद हैं, अल्कोहल अगर आप खाने में खाते हो, पीते हो, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है और फिर किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो ये बात उसने लिखी हुई है। अच्छा, और वो पूछ रहा है कि लिथोट्रिप्सी डिफाइन कर दें। तो लिथोट्रिप्सी मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और वो कहता है किडनी फेलियर बता दें और ट्रीटमेंट फॉर द किडनी फेलियर बता दें। किडनी फेलियर, ये पूरा लेक्चर मैंने आपको अच्छे से दिया हुआ है, तो इसका किडनी फेलियर आपने डिफाइन कर देना है, यहाँ से लेके सारा लिखना है आपने, कॉजेज़ भी लिखनी है, उसके सिम्टम भी लिखें, ये भी लिखें। बेशक कुछ कॉजेज़ लिख दें, 2-3 लिख दें, लेकिन लिख दें। सिम्टम्स बेशक 3-4 लिख दें, लेकिन लिख दें। ठीक है। के एग्जामिनर को पता हो कि आपको किडनी फेलियर के बारे में हर चीज़ पता है, वो इंप्रेस हो जाएगा, आपको 2 में से 2 नंबर दिए बगैर रह नहीं पाएगा। ठीक हो गया। और ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर उसने कहा लिखें, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट है, एक डायलिसिस है और एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। ये 2 ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर के, ए और बी। ठीक हो गया। तो इसमें फिर डायलिसिस में फिर आप थोड़ा सा बताएंगे, हीमोडायलिसिस के बारे में भी बताएंगे, और पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दें, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की थोड़ा सा बता दें, ज़्यादा नहीं। सही हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा उसने कहा है नेम द ट्रीटमेंट, तो सिर्फ नेम ही लिखने हैं आपने, सिर्फ नेम लिख दें डायलिसिस, और डायलिसिस में मजीद लिख दें हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बस नाम ही उसने कहा है तो नाम ही लिख दें। उसके बाद वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट करें इन चीज़ों को, और जब भी डिफरेंस आ जाए तो आपने लाइन लगानी है, और लाइन लगा के हमेशा डिफरेंस किस के दरम्यान में डिफरेंस पूछा है, एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के दरम्यान में, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन लिखें,
और यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन लिखें। तो इसलिए हमारे टीचर्स कहते थे कि जब भी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में मैट्रिक किया था, ठीक है, क्यों इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ना बहुत टीचर्स ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोर्ड के पेपर आगे चेक करने होते हैं। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया था, क्योंकि उन्होंने तो आगे बोर्ड के पेपर चेक करने होते हैं, तो वो उस तरीके से फिर आपको तैयारी करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता होता है बोर्ड के पैटर्न के बारे में। तो वो हमेशा कहते थे कि जब भी डिफरेंस आए ना तो आपने हमेशा एक्सक्रीशन हमेशा लाइन लगानी है दरमियान में, और लाइन लगा के आपने डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस में कोशिश करें कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखें, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखें। अगर एग्जांपल नहीं बनती तो ना लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। बनती है तो फिर लिख दें, सही है। अच्छा, अब ये डिफरेंस मैं आपको सारे करवा देती हूँ। ये सारे डिफरेंस अच्छे से आपने कर लेने हैं, ठीक हो गया। ये डिफरेंस, ये स्टूडेंट्स ये देखें, पहला आपका जो डिफरेंस उन्होंने पूछा हुआ है एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन का, ये आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए उन्होंने एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन में इधर आपने लाइन लगानी है और यहाँ पे एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन लिखना है। अब एक्सक्रीशन क्या होती है आपको पता है, हमने पूरे चैप्टर में एक्सक्रीशन ही तो पढ़ा है। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं ये मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 4, यही जो चैप्टर है इसका पहला लेक्चर जो दिया था ना इंट्रोडक्शन वाला, उसमें डिटेल में समझाया था, तो वो आपने अच्छे से देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो उन मेटाबॉलिक वेस्ट को, जिसमें यूरिया आ जाता है आपका, और भी आ जाते हैं, उनको बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाता है, और बॉडी से जो बाहर निकालने का प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। और ओस्मो रेगुलेशन क्या है, यही तो जो अभी हम बार बार पढ़ चुके हैं। किडनी की तरफ जो ब्लड आता है, किडनी ने उस ब्लड के अंदर जो वाटर और साल्ट, इन दोनों के जो कंसनट्रेशन को खासतौर पर जो कंट्रोल करना है ना, उसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। कि ब्लड के अंदर जितना पानी होना चाहिए उतना ही है, जितना साल्ट होना चाहिए उतना ही है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर है, ये किडनी ने चेक करना है, ये ओस्मो रेगुलेशन है। अच्छा, एक्सक्रीशन क्या होती है, रिमूव सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालना, और मेटाबॉलिक वेस्ट में आपका यूरिया आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। ओस्मो रेगुलेशन क्या है कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आप प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करना पानी की और साल्ट की, ये ओस्मो रेगुलेशन है। और इसका मेन पर्पस क्या है, वेस्ट रिमूव करना बॉडी से, और इसका मेन पर्पस क्या है, इस प्रोसेस का वाटर बैलेंस मेंटेन करना, कि पानी बस ज़्यादा ना हो कम ना हो। तो ये एक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में आप कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है रीनल कोर्टेक्स और रीनल मेडुला के दरमियान में। तो ये देखें, ये आपने क्या करना है, कोर्टेक्स याद है आपको, कोर्टेक्स किडनी का आउटर पोर्शन होता है। जब मैंने किडनी का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था, तो देख लेना आपने। ये देखें, वो लेक्चर देखेंगे ना, फिर आपको चीज़ें जल्दी समझ आ रही होंगी। आउटर पार्ट है किडनी का, और मेडुला जो है वो इनर पार्ट है किडनी का। कोर्टेक्स के अंदर जो होता है ना, ये मैंने समझाया हुआ आपको अपने लेक्चर में, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, और बोमेन कैप्सूल होता है, और मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले आ जाता है, ठीक है। ये जो लूप ऑफ हेनले है, नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, लंबा सा पार्ट, ये पार्ट रीनल मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। और कोलेक्टिन डक्ट आ जाती है रीनल मेडुला के अंदर। मैंने जब आपको याद करें किडनी वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, ठीक है। ये वाला जब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी ना, तो ये मैंने आपको समझाया था कि किडनी का ऊपर वाला पोर्शन है कोर्टेक्स, उसमें नेफ्रॉन का ये पोर्शन है, और जो नीचे वाला पोर्शन में डूला है उसमें ये पोर्शन है। तो ये तब मैंने समझाया था आपको, ठीक है। और कोर्टेक्स जो होता है ना, ये डार्क रेडिश होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है, और जो मेडुला होता है ना, थोड़ा लाइटर कलर का होता है। तो ये इस तरीके से आपने देख लेना है। अगला हम देखें, ये उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक्सक्रीशन, ओस्मो रेगुलेशन और रीनल कोर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। अब हम रीनल कॉर्पुसल और रीनल ट्यूब्यूल को डिटेल में कर लेते हैं। ये रीनल कॉर्पुसल और रीनल ट्यूब्यूल का उन्होंने बताया हुआ है। रीनल कॉर्पुसल आपको पता है स्टार्टिंग पार्ट है नेफ्रॉन का, और जो रीनल ट्यूब्यूल है वो एक लंबी सी ट्यूब है जो नेफ्रॉन जो अटैच होती है रीनल कॉर्पुसल के साथ। ये देखें, ये रीनल कॉर्पुसल पार्ट है, और ये वाला अगला वाला सारा पार्ट एक ट्यूबुलर पार्ट है जो इसके साथ अटैच होता है, उसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने अपने टॉपिक में। और रीनल कॉर्पुसल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। और ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पीसीटी आती है, लूप ऑफ हेनले आ जाती है, डीसीटी आ जाती है, और कोलेक्टिन डक्ट भी आ जाती है। सही हो गया। और इसका क्या काम है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना, और इसका क्या काम है, एब्जॉर्प्शन करना और स्क्रीशन करना। ये इधर स्क्रीशन लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये आपने अगर टॉपिक मेरे साथ पढ़ा है तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक हो गया। ये अब आखिरी दो डिफरेंस रह गए, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर स्क्रीशन, और हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस रह गए। इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर स्क्रीशन में क्या फ़र्क है। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, ये देखें, प्लाज्मा को फिल्टर किया जाता है ब्लड से इनटू द बोमेन कैप्सूल। याद है आपको प्रेशर फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक, अगर वो याद है तो आपको सारी आसानी से याद हो रही होंगी चीज़ें। ये देखिए, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन थी, ये
जिसमें चीज़ें फ़िल्टर होती हैं आपके ब्लड के प्लाज्मा से इनटू बोमेन कैप्सूल, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है, सही हो गया। और दूसरा ट्यूबुलर एक्सक्रीशन में क्या होता है, वेस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है वेस्ट को फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। याद है आपको स्क्रीशन में हम क्या करते थे, ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल थोड़ा बहुत बच गया था उसको हमने दोबारा नेफ्रॉन के अंदर डालना होता था, ट्यूब्यूल के अंदर डालना होता था। ये देखें स्क्रीशन का प्रोसेस फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन है, तो ये बात लिखनी है आपने, ठीक हो गया। फिल्ट्रेशन फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन और सिक्रीशन फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। अच्छा, और क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रोसेस ग्लोमेरुलस में हो रहा है। और जो दूसरा प्रोसेस है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन का, वो ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, वो रीनल ट्यूब्यूल में हो रहा है, और वो भी ठीक है अक्कर मेनली इन डीसीटी। लेकिन आप यहाँ पे लिख लें अक्कर्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स, बस डीसीटी में इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बस अक्कर्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स। अच्छा, और प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ड्राइवन बाय ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर की वजह से चल रहा होता है। ब्लड प्रेशर आता है, ब्लड का यहाँ पे प्रेशर आएगा, उस प्रेशर की वजह से चीज़ें यहाँ से फ़िल्टर होकर यहाँ पे नीचे आएंगी, ऐसे ही था ना। लेकिन जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन थी उसका क्या मकसद है, उसका मकसद होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा आयंस थे, ठीक है, और यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल रह गया था, लाइक आपने कोई दवाइयाँ ली हैं, ड्रग्स मेडिसन्स, वो यहाँ से अगर फ़िल्टर नहीं हुई, उनको भी तो बॉडी से बाहर निकालना है ना, ठीक हो गया। तो वो जो ड्रग्स हैं, वो जो मेडिसिन हैं, उनको ब्लड से बाहर निकालने का काम भी ट्यूबुलर एक्सक्रीशन का होता है। उसके बाद हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में आपने फ़र्क लिख देना है। ये फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हीमोडायलिसिस में डायलिसिस मशीन इस्तेमाल हो रही थी, उसके ज़रिए से ब्लड फ़िल्टर होता है, और यहाँ पे पेरिटोनियम थी फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे फिल्टरिंग मेम्ब्रेन क्या है, डायलिसिस मशीन, यहाँ पे क्या है, पेरिटोनियम। ये बॉडी के आउटसाइड द बॉडी होती है और ये बॉडी के अंदर ही होती है। ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आपको डिटेल में पढ़ाया था। इसको हॉस्पिटल में परफॉर्म किया जाता है, और मैंने आपको बताया था पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए। बुक के ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डायग्राम ये एक्सरसाइज वाले ही शॉर्ट क्वेश्चन आए। हमें बायोलॉजी में ख़ास तौर पर चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपने पूरा चैप्टर, अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आप एक एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको। आप कुछ देंगे, इनपुट देंगे, तो आपको आउटपुट मिलेगा ना। अगर आप कहीं नहीं भी एक्सरसाइज के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लूँ, फुल मार्क्स आ जाएँ, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इसी तरीके से मैंने आपको सारी स्टार्ट में भी सारे चैप्टर इसी तरीके से हमने कवर किए हैं, आप वो भी लेक्चर्स देखें ताकि आपको बायोलॉजी का असल मतलब समझ आए, ठीक हो गया। अगले काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।